हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में इकोनॉमिक्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का यह क्लास नंबर सेकेंड है। इसमें टोटल 101 से लेकर के स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप खान सर के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए नोट्स वगैरह का क्लास देखना चाहते हो, आप प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारा क्लास आपके लिए है और आपको अच्छे से पता है खान सर के नोट्स का क्या वैल्यू है, तो ज़्यादा कहना इसके बारे में सही रहेगा नहीं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। इकोनॉमिक्स का आज का यह क्लास है। लास्ट वाली क्लास में भी कहा गया था, आप लोग ध्यान रखें, अगर आपको इस पे पकड़ बनाना हो, यानी कि इकोनॉमिक्स पे अगर आपको पकड़ बनाना है, आप क्लास को रिपीट करके देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक से दो बार में शायद आपके समझ में क्लास ना आए, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है ना काफ़ी ज़बरदस्त है। टोटल 750 प्लस MCQs हैं इस वाले नोट्स में, 750 प्लस। आपको क्लास को रिपीट करके देखना ही पड़ेगा। अगर आप इन सारे प्रश्नों पे पकड़ बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में नहीं के बराबर कोई भी ऐसा सवाल आपको दिखेगा जो नहीं पता हो। इसीलिए कहा जा रहा है क्लास को आप लोग रिपीट करके ज़रूर देख लें, अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 100 याद होगा आपको, थर्ड वर्ड का शब्द का जो यूज है किनके संदर्भ में किया जाता है। सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देश के लिए किया जाता था, किया जाता है। ठीक है। मुद्रा है, मुद्रा क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर सी, सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल होता है मुद्रा। 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कौन लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से कौन है जो लाभान्वित होता है? ऑप्शन नंबर बी, देने वाला, देनदार। आर्थिक सहायता यानी कि जो सब्सिडीज दिया जाता है, इसका अभिप्राय क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, कोई माल एवं सेवाओं को खरीदे बिना ही व्यवसाय उपक्रमों को सरकार के द्वारा भुगतान करना हो जाएगा। काला धन क्या होता है? ऑप्शन सी, बेहिसाब धन, जिसका कोई हिसाब ना हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का मतलब वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। 106 है। किसका मिलान सही किया गया है? सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। नंबर 107, GNP तथा NNP के मध्य का अंतर बताइए। पूंजी अवमूल्यन के समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाता है। जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होगा ना, राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या होता है? गिर जाता है। ए राइट आंसर है। 109, भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश को का जो एकल सबसे बड़ा मद है, यह क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, रेलवे है। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था? रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि नहीं है, औद्योगिक वृद्धि, रोजगार का सृजन करना और आर्थिक वृद्धि करना है। एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है? हो जाएगा डी राइट आंसर, वस्तु की यूनिट पर। एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर होता है? तो वस्तु की यूनिट पर होता है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है। किसी कंपनी को रुग्ण तब कहा जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के अंत में संचित जो हानि है, इसकी शुद्ध संपत्ति के कितना प्रतिशत क्षय को इंगित करती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50%। किसी दशक में
जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर, किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज किया गया था? महान विभाजक विभाजिका वर्ष के नाम से भी आप इसे जानते हो। यह हो जाएगा 1911 से 21 आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के मुख्य जो स्रोत है राजस्व का निगम कर है। प्रति व्यक्ति निम्न आय होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा तो नहीं दिख, अच्छा इस तरह से आप टिक कर दीजिए ना, ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए, क्योंकि ये सभी है, किसी एक को छोड़ नहीं सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या का उसके जीवन अर्जन के लिए भूमि पर आधारित होना, निम्न कृषि उत्पादन, व्यापक गरीबी और व्यापक बेरोजगारी हो जाएगा। डी सही जवाब हो जाएगा ये सभी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए तो। नंबर 118 का सही जवाब। गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 118 का राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है एक निश्चित सीमा के अधिक मूल्य गिरने से रोकना। गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित थी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता पर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या हैं? ऑप्शन बी लेनदार होते हैं। शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेड किसे कहा जाता है? शेयर कीमत में अपराइजिंग ट्रेड कहते हैं बुलिंग ट्रेंड को। ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना नहीं है, स्फीति दबाव का नियंत्रण करना, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आरबीआई का आर्थिक नीति के तहत ये सारे काम हैं। श्रम विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित किया जाता है? कर्मचारियों की संख्या के। ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है? ए राइट आंसर। किराए पर जो भूमि है ये स्थिर लागत नहीं होगा। व्यक्तिगत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता है? व्यक्तिगत खाता आप नहीं खोलेंगे भारतीय रिजर्व बैंक में। मुद्रा पूर्ति को कम करने, मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्फीति कहलाती है। बी राइट आंसर। क्षैतिज मांग वक्र होता है, क्षैतिज मांग वक्र होता है। सी राइट आंसर। पूर्ण लोचदार। ऋण सेवा अनुपात का अर्थ किसके बीच का अनुपात है? निर्यात और ऋण पर कुल व्यय के। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा। बी राइट आंसर है। वाणिज्य के किस पहलू से बुल यानी कि तेजी और बियर यानी कि मंदी संबंधित है? ऑप्शन नंबर स्टॉक बाजार से। सी राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 69 के बीच में, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां पर, ऑप्शन नंबर बी, मांग पूर्ति से अधिक होती है। विक्रेता बाजार उसे कहते हैं, मतलब ज़्यादा बिकने वाला बाजार। कौन सा कथन सही है? बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण से वित्त आयोग का क्षेत्र सीमित है, जबकि योजना आयोग राज्य के पूंजी तथा राजस्व दोनों की समाविष्ट आवश्यकता है, इसका संपूर्ण पर्यवेक्षण करने का काम करती थी। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है बताइए। भारत में गृह निर्माण वित्त की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय गृह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाले समानुषंगी के रूप में स्थापित की गई है। सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले समानुषंगी के रूप में स्थापित किया गया है। यह भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही जवाब बताइए। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को अनुपातिक भारिता दी जाती है। सही जवाब होगा। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन बी विदेशी संस्थागत निवेशक से। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 139 का सही जवाब। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य भारतीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार ले लेती है। नंबर फर्स्ट सही है, सेकेंड नहीं है। बी के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? ऑप्शन डी तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। बी के चतुर्वेदी कमेटी ने किस क्षेत्र में? तेल क्षेत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का बनना हो जाएगा, सी सही जवाब। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा चुका है? नाबार्ड, ए राइट आंसर, नाबार्ड के द्वारा। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांट दिया जाता है? तो वह कर है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय कर पर। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है ब्याज की अदायगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड, बी राइट आंसर। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर, ऑप्शन सी राइट आंसर। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित हैं। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से राज्यों एवं केंद्रों के बीच के करों के बंटवारे से। ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? जीडीपी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 148 का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार से, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से और खाद्यान्न आपूर्ति से। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से सभी योगदानों से जाना जाता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। एडा नियमन करती है, एडा जो है ना क्या नियमन करती है? बीमा कंपनियों का नियमन करती है। 151 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है? चीन, ऑप्शन बी होना है यहाँ पे। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण बताइए। यहाँ पे आप टिक करेंगे ऑप्शन आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, ये सभी हो जाएंगे, डी राइट आंसर। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह वर्ष कौन सा है? वह वर्ष है ऑप्शन बी 1948। व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है? व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह क्या है? वह है गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। 156 का डी राइट आंसर। पूंजी बाजार से क्या आशय है? पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार, ए राइट आंसर। नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है नवरत्न कंपनियां। निम्नलिखित में से कौन सा
सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सही जवाब होगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है किस चीज़ को? वैश्वीकरण नीति को बढ़ावा देना होता है। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई, निम्नलिखित में से कौन इनमें से संबंधित नहीं थे? स्वामीनाथन साहब थे, सुब्रमण्यम साहब थे, इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई नहीं थे। हरित क्रांति का जन्म स्थली बताइए, भारतीय हरित क्रांति का। पंतनगर ए राइट आंसर। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी है, सामाजिक असमानता नहीं है, प्रौढ़ साक्षरता जो है एडल्ट लिटरेसी यह भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 163 का सी टिक करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को ए राइट आंसर। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार का नाम? पीसी महालनोबिस बताइएगा। बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? बिक्री और उत्पाद कर को आप परोक्ष कर के नाम से जानते हैं, सी राइट आंसर है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश पहले बढ़ता है, तत्पश्चात घट जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करता है? स्टाम्प शुल्क को ए राइट आंसर। किसी वाणिज्यिक बैंक और अबैंकीय वित्तीय संस्था के बीच अंतर यह है कि, अंतर क्या है? यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंक की मुख्य सूची केवल व्यापारिक लेन देन और बचत या फिर निवेश तक सीमित होती है, जबकि एनबीएफआई की मुख्य सूची मुद्रा की स्थिरीकरण में होती है। कौन सा युग्म है जो यहाँ पे सही मैच किया हुआ है बताइए? औद्योगिक क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र, सही जवाब है। हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। हस्तक्षेप जो है ना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का पार्ट है। भारतीय संगठित मुद्रा बाजार के संगठक कौन कौन से हैं? ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक बिल और रेपो एवं प्रतिवर्ती रेपो हो जाएगा। सभी से हैं यहाँ पे नंबर 6 को छोड़ करके। 175 का सी टिक करिएगा। भारत में यूनिक पहचान पत्र जारी किए जाने वाले कार्यक्रम का नाम बताएं। सही जवाब है बी राइट आंसर, आधार। शून्य आधारित बजट की विशेषता बताएं। इसका सूत्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह वास्तव में संसाधनों को एकत्र करने का एक तरीका है। इसमें प्रत्येक विभाग एवं गतिविधियों के अस्तित्व में बने रहने के लिए औचित्य प्रस्तुत करना होता है। इसका मूल उद्देश्य मितव्ययिता है। ये सभी यहाँ पे शून्य आधारित बजट का विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे यहाँ। ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी के आधार पर जो स्थापित संगठन है वह कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। प्रत्यक्ष कर सम्मिलित है 179 का। प्रत्यक्ष कर में आय, निगम, मृतक संपत्ति, धन कर, पूंजीगत लाभ। नहीं, पूंजीगत लाभ तो नहीं होगा।
पूंजीगत लाभ नहीं होगा। 4 यहाँ पे सही है, इसके लिए ऑप्शन सी टिक करेंगे। सी नहीं, एक मिनट, क्या कह रहे हैं, पूंजीगत लाभ जो है ये भी तो उसमें आ जाता है ना। देखिए डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि पूंजीगत लाभ भी प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित होता है, यानी कि सभी कथन यहाँ पे, सभी जो ऑप्शन है ये सही है, तो डी टिक करना सही है यहाँ पे। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? बेवरीज वक्र कहा जाता है, सी राइट आंसर। मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहे तो मांग होगी, तो मांग होगी क्या? इकाई के बराबर लोचदार, सी राइट आंसर। एक देश में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साख सृजन करना। साख नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति का प्रबंध, विदेशी मुद्रा का नियमन करना होता है। उत्पादन में अंततः कौन सा नियम प्रभावी होता है? वृद्धिमान प्रत्युपलब्धि नियम, ह्रासमान प्रत्युपलब्धि नियम और स्थिर प्रत्युपलब्धि नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता से अभिप्राय क्या, मतलब क्या होता है इसका, ये बताइए। उत्पादकों की अल्पता एवं वस्तुओं की एक रूपता हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, ए राइट आंसर। व्यापार संतुलन वस्तुओं के, बताइए किसके बराबर होता है? इनमें से तो कोई नहीं है, ऑप्शन आपको डी टिक करना है। व्यापार संतुलन वस्तु के, इन सब में से किसी के नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आरी लोच के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ये जो क्वेश्चन है ना 86, आगे इसका राइट आंसर आप देखेंगे। दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आरी लोच के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? बी राइट आंसर। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र है तो मांग की आरी लोच अंततः है, मतलब अनंत हो जाता है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है बताइए? मांग की लोच होती है ऑप्शन नंबर 4, डी सही जवाब होगा। शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है, शुद्ध लाभ में क्या सम्मिलित नहीं होता है? एकाधिरात्मक लाभ हो जाएगा, डी राइट आंसर। किस राज्य में पहला यूआईडी कार्ड जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महाराष्ट्र में। माल व सेवा कर यानी कि जीएसटी वर्तमान में लगाए जा रहे निम्नलिखित में से किस कर का स्थान ले चुका है? वैट का, डी राइट आंसर, मूल्य योजित कर का। विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए दिए गए ऋण को बताइए क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग ऋण कहते हैं। भारत में मुद्रा बाजार का सबसे सक्रिय हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? मांग मुद्रा या फिर नोटिस मुद्रा बाजार होगा। भारत में सबसे बड़ा उधारकर्ता निम्नलिखित में से कौन से हैं? भारतीय सरकार, ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। कोयला, गैस, तेल, जलावन की लकड़ी, ऑप्शन डी राइट आंसर। लाभ अधिकतम करने वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन रोक देगी यदि कीमत में क्या होगा? ऑप्शन औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में कम हो। अखबारों में हम बहुत बार हवाला लेन देन के बारे में पढ़ते हैं। भारत में हवाला निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत, डी राइट आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे शिक्षा देना है? ए राइट आंसर, 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा देना हो जाएगा। गोपनीयता कायम रखने की बैंकर की बाध्यता किसे लागू है?
सभी प्रकार के जमा या ऋण खाते में, मौजूदा चल रहा हो या बंद हो, दोनों में। निम्न पर विचार करके बताइए उपयुक्त में से किसी राजकोषीय उपाय कहा जाता है। रुपए के अवमूल्यन को कहा जाता है। नंबर 200 में आप डी को टिक करेंगे, केवल 3। निम्नलिखित पर विचार करने में क्या रहना, किसे राजकोषीय उपाय कहा जाता है, तो रुपए के अवमूल्यन को कहा जाता है। तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 201, 202 को देखेंगे। आशा करता हूँ आज का भी क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा। आपको शुरुआत में ही कहा गया था इकोनॉमिक्स पे पकड़ बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जिन लोगों को पहले से इस पे यानी कि इकोनॉमिक्स पे पकड़ हो, समझ हो, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्लास। लेकिन जो भी लोग नए होंगे, पहली बार दूसरी बार इकोनॉमिक्स के इस तरह के सवालों को देख रहे होंगे, आपको कंफर्म है कि काफ़ी हद तक बोरिंग ही लग रहा होगा। आप लोग क्लास को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए। 700 प्लस क्वेश्चंस पे पकड़ बनाइए, पकड़ बनाना ही पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपको पता है इकोनॉमिक्स से सवाल आजकल पूछा जाता है अच्छे से, और यहीं पे लोग फंसते हैं, यहीं पे जवाब नहीं दे पाते हैं। जो लोग इस क्लास को, इस तरह के क्वेश्चंस को कहीं पे भी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट में और क्वेश्चन पेपर में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उस वक्त अपना मार्क्स अच्छे से इंक्रीज कर पाएंगे। नंबर उठने वाला जो सब्जेक्ट है वो यही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग पीछे हो जाते हैं, सही से नहीं इस पे पकड़ बना पाते हैं। आप ज़रूर पकड़ बनाइए। इसका और भी क्लास आपके लिए अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा।